ओके। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? गुड। ओके, तो पहली चीज़ पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो माई नेम इज़ अवैस राव। आई एम अ full stack developer and I have over 3 years of experience in developing website in different platform and at different companies. I am a full stack developer and a co-founder of Acute Developers. Acute Developer is a IT-based service company which is offering सर्विसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड। बेसिकली हम लोग ऑफर कर रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। अब इस कोर्स में मैं आपको एज ए इंस्ट्रक्टर डील करूंगा और इस पूरे कोर्स में हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट की इन इंट्रोडक्शन से लेके इन डिटेल तक उसका कंप्लीट पाथ फॉलो करेंगे और एक एक चीज़ को इन डिटेल समझेंगे। हमारे इस कोर्स में हम लोगों ने जो चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं ना, बेसिकली हमारी आउटलाइन ही आपको ये बता देगी कि हम लोग इस कोर्स को लेके कितना सीरियसली और कितना इन डिटेल सोच रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर जो कोर्स आउटलाइन है वो मेरे अपने हाथ में थी, उसको मैंने खुद डिज़ाइन करना था। इससे पहले मैंने जितने भी आईटी ट्रेनिंग सेंटर देखे हैं उनकी कोर्स आउटलाइन मैंने काफ़ी ज़्यादा जगह पर पढ़ाया भी है और उनकी कोर्स आउटलाइन स्टडी भी की है। वहाँ पर मुझे वो चीज़ें नहीं मिली जो कि हमें प्रोफेशनली बाकी स्टूडेंट से एक हमें अपस्केल करती हैं, थोड़ा-सा पॉप आउट करवाती हैं, यानी कि हम पब्लिक से अब सिर्फ हम थोड़ी यहाँ पर वेब डेवलपमेंट कोर्स करवा रहे हैं। आप मुझे बताएँ कितने इंस्टीट्यूट आपके ज़हन में इस वक़्त आ जाएँगे जब मैं बोलूँगा कि वेब डेवलपमेंट कहाँ-कहाँ से हो रही है? तो सोचने वाली बात ये है कि अगर इतने इंस्टीट्यूट्स वेब डेवलपमेंट पढ़ा रहे हैं, तो उनमें से हमारा इंस्टीट्यूट कैसे बेहतर है? हमारा इंस्टीट्यूट आखिर आपको ऐसा क्या चीज़ प्रोवाइड करेगा जो आपको बाकी इंस्टीट्यूट के बाकी स्टूडेंट से ज़्यादा ऊपर लेवल पर रखेगा? तो इसका जवाब मैं आपको खुद देता हूँ, क्योंकि मैं एक वेब डेवलपर हूँ जिसने ऑलमोस्ट 3 इयर्स इस फील्ड में गुज़ारे हैं। इस टाइम के दौरान मैंने फ्रीलांसिंग भी की है, मैंने कंपनीज़ के साथ वर्क भी की है। लेट मी डिस्क्राइब यू मैंने किन-किन कंपनीज़ के साथ काम किया, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो कोई मैं ऐसी किसी सुनाई-सुनाई बात नहीं कर रहा, बल्कि खुद जो मेरे साथ प्रैक्टिकली गुज़री है मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। मैंने पीआईटीबी पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में मोर देन 6 मंथ काम किया था, विच इज़ अवर प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क। हम लोगों ने वहाँ पर एलटीसी यानी कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की सर्विसेज को अपस्केल करना था, उस पर हम लोगों ने काम करना था। तो मुझे उन चीज़ों का पता है जो कि मुझे उस जगह पर फेस करनी पड़ी थी, जो प्रॉब्लम्स मुझे उस जगह पर फेस आई थी और मैंने उन चीज़ों का सॉल्यूशन कैसे निकाला था। तो अगर ये चीज़ें मेरे पास हैं, एक्सपीरियंस मेरे पास वो है जो आप लोगों को चाहिए, तो दैट्स मीन यू आर गुड टू गो। हमने आउटलाइन में वो चीज़ें रखी हैं जो आपको इन फ्यूचर काफ़ी बेहतर और काफ़ी, मैं अब आपको ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता, ज़्यादा आप लोगों को यानी कि बोल-बोल के आपको बताना नहीं चाहता। मैं इंशाल्लाह आपको करके दिखाऊँगा और मैं आपको जो कोर्स आउटलाइन शेयर की जाएगी आपके साथ, तो आप इस चीज़ के खुद गवाह होंगे कि जी, ये कोर्स आउटलाइन वाक़ई बहुत अच्छी है। ठीक है। कोई यहाँ से मुझे बता सकता है कि वेब डेवलपमेंट होती क्या है? जस्ट लाइक हम सारे वेब डेवलपमेंट का कोर्स करने आ रहे हैं, तो हमें तो पता होना चाहिए कि वेब डेवलपमेंट होती क्या है, या फिर एक वेबसाइट होती क्या है? एनीवन कैन यू प्लीज आंसर व्हाट इज अ वेबसाइट? ओके, चलो हम इससे भी बेसिक सवालों पे चलते हैं। अब जाहिर सी पता है हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वेबसाइट के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत होगी, ऐसा ही है? तो क्या कोई आप में से मुझे बता सकता है कि इंटरनेट बेसिकली है क्या, या इंटरनेट वर्क किस तरह करता है? जी आप। हम्म। ठीक, लेकिन आपका आंसर भी हम प्रॉपर्ली सही नहीं कह सकते, आपने ठीक बताया, लेकिन आपका आंसर मैं इनकम्प्लीट कहूंगा क्योंकि आपने उसके अंदर एक बेसिक चीज मिस की है। इस चीज को हम लोग अगर स्लाइड शो से समझेंगे तो बेहतर रहेगा। मैं 1 मिनट आपके साथ स्लाइड शेयर करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग
वेब डेवलपमेंट की तरफ समझने से पहले मेरा ख्याल है बेहतर है अगर हम लोग समझ लें कि इंटरनेट होता क्या है और इंटरनेट वर्क किस तरह करता है, क्योंकि हमारी सारी वेबसाइट्स बेसिकली इंटरनेट पर चलेंगी ना, तो हमें पता होना चाहिए कि इंटरनेट होता क्या है और हम डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। तो जी, बता सकते हैं कोई कि इंटरनेट क्या होता है? जी, आप बताएं। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। आपका आंसर ठीक तो है, बट आपने ना एक मेन चीज मिस की है, और मेरा ख्याल है कि उसको समझाने के लिए हमें पहले समझना चाहिए कि नेटवर्क होता क्या है। इंटरनेट से पहले इंटरनेट की छोटी टर्म होती है नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? अब नेटवर्क बेसिकली आप कह लो कि जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सकें, आपस में बातचीत कर सकें, या फिर आपस में डेटा सेंड कर सकें, उसको हम कहते हैं नेटवर्क। ठीक है? नेटवर्क क्या करता है कि आपके कंप्यूटर को इनेबल कर देता है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ डेटा सेंड कर सकें। इसी एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, ग्रोसरी करने जाते हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसके फर्स्ट फ्लोर से बिल करवाएँ, उसके सेकंड फ्लोर से बिल करवाएँ, या उसके किसी भी कैश काउंटर से बिल करवाएँ। वो बिल उनके पास रिकॉर्ड हो जाता है ना। दैट्स मीन कि वो सारे कंप्यूटर आपस में बातचीत कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, और उनका सारा डाटा आपस में एक ही जगह स्टोर हो रहा है। तो उसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क। अगर हम इसी चीज़ को बड़े स्केल पर ले जाएँ, यानी कि हम लोग पूरी दुनिया के कंप्यूटर को कहें कि ये आपस में बातचीत कैसे करेंगे? तो जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, उसका आंसर हमें आता है इंटरनेट। पूरी दुनिया में कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर हैं, वो आपस में कम्युनिकेट किस तरह कर सकते हैं? इंटरनेट की मदद से। अब इसमें काफ़ी सारे तरीके आते हैं। इसमें आप वायरलेस कनेक्शन कर सकते हो, इसमें आप वायर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। जस्ट लाइक जो मोस्टली ऑफ़िसेज़ वगैरह में होता है, जो यानी कि नेटवर्क बेसिकली एक छोटे लेवल पे होता है, जिसके अंदर आपके पास 20, 30 या 50 तक कंप्यूटर होते हैं, जो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जिस तरह के एक आप बैंक में चले जाएँ या किसी आप ऑफ़िस बिल्डिंग में चले जाएँ, वहाँ पर जो प्रिंटर्स वगैरह रखे होते हैं, अब एक प्रिंटर होता है और हर बंदा वहाँ पर प्रिंट कर सकता है, यानी कि हर कंप्यूटर के साथ वो प्रिंटर कम्युनिकेट कर रहा है। इसी तरह पूरी दुनिया में जितने भी डिवाइसेज़ हैं, वो आपस में किस तरह कम्युनिकेट कर रही हैं? वो आपस में इंटरनेट की मदद से कम्युनिकेट कर रही हैं। इंटरनेट की मदद से कैसे कम्युनिकेट कर रही हैं? इसकी एग्ज़ाम्पल आप इसी तरह ले लें कि मैं यहाँ पर हूँ और मैंने अपने किसी दोस्त को मैसेज भेजना है यूके या कनाडा वगैरह में। तो मैं क्या करूँगा? मैं व्हाट्सएप यूज़ करूँगा या फिर मैं ईमेल करूँगा। तो हम उसको समझते हैं कि वो होगा क्या? जस्ट लाइक आप इसको इस तरह समझ लें कि एक रोड है। वो रोड क्या करेगी? वो मेरे कंप्यूटर से लेके मेरे दोस्त के कंप्यूटर तक एक पाथ बना देगी, एक रास्ता बन जाएगा। मैंने अपना मैसेज उस रास्ते पे छोड़ देना है और वो विदिन सम सेकंड्स मेरे दोस्त के कंप्यूटर तक पहुंच जाएगा। बिकॉज़ इंटरनेट आजकल बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है, तो उसमें हमारे स्पीड का इश्यू तो आता नहीं है। ठीक है? तो नेटवर्क एक छोटी टर्म है। नेटवर्क 50, 100 इतने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकता है, और इंटरनेट पूरी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है। जी हाँ। तो समझ आ गया अब सबको नेटवर्क क्या होता है और इंटरनेट क्या होता है? जी, आप बता सकते हैं नेटवर्क क्या होता है? हाँ हाँ, ठीक, बिल्कुल ठीक। अब हमें समझ आ गया नेटवर्क क्या होता है। हमने समझ लिया इंटरनेट क्या होता है। अब मुझे बताएं कि हम लोग जो वेबसाइट सर्च करते हैं कोई भी, कि मैं यूट्यूब सर्च कर रहा हूँ, मैं लिखता हूँ www.youtube.com, मेरे सामने यूट्यूब की वेबसाइट खुल के आ जाती है। कभी सोचा कि ये किस तरह चलते हैं? ये किस तरह काम करती हैं? नहीं सोचा? तो हम अब सोचते हैं। ये मैंने एक वेबसाइट का यूआरएल कहते हैं बेसिकली, जो हम लिखते हैं www.url, www.youtube.com, उसको कहते हैं यूआरएल। मैंने जैसे यूआरएल लिखा और मैंने एंटर किया, तो मेरे सामने वेबसाइट कैसे आ जाती है? इसके पीछे भी एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने आगे फ्यूचर में इन्हीं सारी चीज़ों के साथ डील करना है, तो हमें प्रोसेस का पता होना चाहिए। अब होता क्या है बेसिकली, हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हम कहते हैं कि एक लड़की हमारे पास स्टूडेंट है, हमारी लड़की आमना। उसने अपनी एक वेबसाइट बनाई है, ट्रैवल की वेबसाइट है कह लें। वो ट्रैवल की वेबसाइट उसने बना ली है। अब वो चाहती है कि हर शख्स उस वेबसाइट को यूज़ कर सके। फिलहाल वो वेबसाइट उसके अपने कंप्यूटर में है, तो जिसके पास उसका कंप्यूटर होगा, सॉरी, या जिसको भी वो अपना कंप्यूटर दिखाएगी, वो ही उस वेबसाइट को यूज़ कर सकता है। उसके अलावा कोई भी शख्स यूज़ नहीं कर सकता। वो चाहती है कि उसकी वेबसाइट पूरी दुनिया में यूज़ हो, तो उसके लिए वो क्या करेगी? यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें समझने को आएँगी। यहाँ पर हम समझेंगे सर्वर और क्लाइंट।
वो क्या करेगी बेसिकली, आमना जाएगी, एक सर्वर परचेज करेंगी और उस सर्वर पे अपनी वेबसाइट रख देंगी। दैट्स इट, इतना सिंपल। लेकिन अब आप लोगों के सवाल में आप लोगों के दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये सर्वर क्या है? सर्वर पे वेबसाइट रख देंगे, क्या मतलब इसका? तो बहुत आसान अल्फाज में अगर आपको समझाया जाए तो सर्वर क्या है? सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जो 24 घंटे चलता रहता है। एक ऐसा कंप्यूटर है जिसके पास हर वक़्त इंटरनेट की सप्लाई मौजूद होती है। जी हाँ, बिल्कुल, ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए। नहीं आता तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमें सर्वर की ज़रूरत ही क्यों है? अगर हमारे अपने कंप्यूटर में हम ये वाला फीचर डाल दें कि हम लोग हर वक़्त इसको इंटरनेट दे के रखें, हर वक़्त इसको हम लोग पावर सप्लाई दे के रखें, तो हमें सर्वर की ज़रूरत ही क्यों है? इसका आंसर ये है कि हमारा जो कंप्यूटर है ना, हमारा कंप्यूटर बेसिकली एक नॉर्मल यूज़र का कंप्यूटर है। इसको हम लोग किसी न किसी तरह हम लोग समझ लें कुछ जनरेटर रख लेंगे, हम लोग अपना इंटरनेट लगवा लेंगे, बहुत ज़्यादा खर्चा कर लेंगे, हम लोग इसको कर देंगे पॉसिबल कि हर वक़्त हमारा कंप्यूटर ऑन रहे। लेकिन जब हमारी वेबसाइट के जो यूज़र्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे, जैसे लाइक फ़ेसबुक है आजकल, कितने मिलियंस ऑफ लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। आपके कंप्यूटर पे अगर कोई हैवी सॉफ्टवेयर चल जाए तो वो स्लो हो जाता है ना? हो जाता है ना? तो सोचें कि स 100 10 मिलियन लोग, हम लोग कहते हैं, ज़्यादा भी नहीं कहते, 10 मिलियन लोग आपके वेबसाइट पे आ गए हैं। तो आपका लैपटॉप तो मेरे ख्याल से इसमें से आग निकलने लग जाएगी। इतना स्लो हो जाएगा, इतना जल जाएगा। तो इसी चीज़ को टैकल करने के लिए हम लोग सर्वर यूज़ करते हैं। सर्वर क्या है? सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर है। अगेन, सर्वर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर है जो 24 घंटे चलता रहता है। और जब हम लोग कोई सर्वर परचेज़ करते हैं, इसका मतलब ये है कि उस सर्वर पे हमें एक स्पेसिफिक मेमोरी मिल जाती है। जिसलिए हमारे कंप्यूटर में होती है ना कि हमारी 250 जीबी, 250 जीबी या 500 जीबी या फिर 1 टीबी की स्टोरेज होती है। इसी तरह हमें सर्वर पे स्टोरेज मिल जाती है। जो भी हमारा पैकेज होता है उसके मुतालिक, यानी कि अगर हम लोग उसको $50 पे कर रहे हैं, $100 पे कर रहे हैं, जो भी पेमेंट है उनकी, उसके हिसाब से हमें एक स्पेसिफिक स्टोरेज मिल जाती है। यानी कि वो हमें कहते हैं ये लो, ये 100 जीबी आपके पास स्टोरेज है, आप अपनी जितनी भी वेबसाइट है वो यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है? तो सर्वर बेसिकली ये होता है। काफ़ी कंपनीज़ हैं जो सर्वर प्रोवाइड कर रही हैं। वो जब हम लोग आगे जाके सर्वर पे वेबसाइट डालेंगे तो हम लोग देख लेंगे कि हमें कौन सा सर्वर लेना है, कौन सा बेहतर है, कौन सा सस्ता पड़ेगा। इवन कि मैं आपको फ्री सर्वर भी बताऊँगा कि हम लोग जिन पे फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर पैसे लगाए, अपनी वेबसाइट पूरी दुनिया को शेयर कर सकते हैं। ठीक है? और यहाँ पर दूसरी चीज़ आती है क्लाइंट। अब क्लाइंट क्या है? क्लाइंट कुछ भी नहीं है, क्लाइंट एक नॉर्मल यूज़र है जो कि आपकी वेबसाइट को सर्च करेगा। जिस तरह अगर मैं यहाँ पर बैठ के www.youtube.com सर्च करता हूँ, तो मैं एक क्लाइंट हूँ और मेरी रिक्वेस्ट जिसके पास जाएगी वो एक सर्वर है। ठीक है? इसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? भैया, आईपी एड्रेस, जितनी भी हमारी डिवाइसेस इंटरनेट के साथ कनेक्ट हैं, उनको एक स्पेशल नंबर दिया जाता है। एक ऐसा नंबर जो किसी और डिवाइस के साथ असाइन नहीं होता। यानी कि एक ऐसा नंबर जो किसी और डिवाइस को नहीं दिया जाता, वो सिर्फ़ आपकी डिवाइस को दिया जाता है, उसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस। इसकी एग्ज़ाम्पल आप इसी तरह ले लें कि जिस तरह हम सबके आईडी कार्ड नंबर होते हैं, शनाख्ती कार्ड नंबर होते हैं, वो एक-दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। किसी का शनाख्ती कार्ड नंबर किसी दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा होता, आईडी कार्ड नंबर किसी का दूसरे से मैच नहीं कर रहा होता। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि वो एक ऐसा नंबर होता है जिसके आपको यूनिकली आइडेंटिफ़ाई किया जा सके। यानी कि अगर मेरे पास लाखों लोगों का डाटा है, मैं उसमें स्पेसिफ़िकली आपका नंबर सर्च करूँगा, सिर्फ़ आपका ही डाटा मेरे पास आएगा, किसी और का डाटा नहीं आएगा। तो इसी तरह हमारे पास जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, उनको एक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया जाता है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आपका जो कंप्यूटर है, वो आसानी से पता चल सकता है कि यार अच्छा ये वाला कंप्यूटर है जो ये काम कर रहा है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? ये सवाल भी आपके दिमाग में आ रहा है? अच्छा, बता सकते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? कोई मसला नहीं, मैं बताता हूँ आपको इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सर्वर क्या करता है, सर्वर हमारी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर है, जिसके ऊपर हम अपनी वेबसाइट रख देते हैं और वो फिर क्लाइंट की रिक्वेस्ट का आंसर करता है। यानी कि अगर कोई क्लाइंट वेबसाइट माँगता है तो उसको वेबसाइट ला के देता है। ऐसे ही है? तो चलो, मैंने एक वेबसाइट सर्च कर ली, मैंने यूट्यूब सर्च कर ली। अब सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट चली गई है कि भाई यूज़र ना यूट्यूब माँग रहा है, यूट्यूब की वेबसाइट दिखाओ। सर्वर कहता है ठीक है, मेरे पास यूट्यूब की वेबसाइट पड़ी है। अब वो यूट्यूब की वेबसाइट किसको दिखाएगा?
अब उसके साथ कोई एक कंप्यूटर तो कनेक्ट नहीं है, उसके साथ तो हजारों लाखों कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं। तो क्या वो हर कंप्यूटर को वेबसाइट दिखा देगा? नहीं, वो सिर्फ उसी कंप्यूटर को वेबसाइट दिखाएगा जो उस वेबसाइट की डिमांड कर रहा है। अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि किस वेबसाइट किस कंप्यूटर ने, सर्वर को कैसे पता चलेगा कि किस कंप्यूटर ने उस वेबसाइट की डिमांड की है? जी हाँ, बिल्कुल। इस काम के लिए हमारे पास यूज होगा आईपी एड्रेस। तो जब हम लोग अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे, हम उस रिक्वेस्ट के साथ अपना आईपी एड्रेस भी भेजेंगे। बेसिकली हम लोग नहीं भेजते आईपी एड्रेस, हम लोग सिर्फ टाइप करते हैं www.youtube.com। ऑटोमेटिकली हमारी डिवाइस का आईपी एड्रेस हमारी रिक्वेस्ट के साथ जाता है, ताकि सर्वर को पता चल जाए, अच्छा मैंने ये वाली वेबसाइट दिखानी है और मैंने इस वाले कंप्यूटर को या इस वाले यूजर को दिखानी है, ताकि वो हर किसी के पास वो वेबसाइट शो ना करे, सिर्फ हमारे पास शो करे। समझ आ गई? बढ़िया। अब जिस तरह हमारे सर्वर के पास आईपी एड्रेस होता है और हमारे क्लाइंट के पास आईपी एड्रेस होता है, इसी तरह एक आईपी एड्रेस वेबसाइट को भी असाइन किया जाता है। अब आप कहेंगे सर जी उसकी जरूरत क्यों पड़ी? वेबसाइट तो वैसे ही यूनिक होती है। यूट्यूब अगर हम सर्च करते हैं तो हमेशा यूट्यूब ही आती है, कोई और वेबसाइट नहीं आती। तो वेबसाइट की हमें आईपी एड्रेस की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका आंसर थोड़ा सा अगर हम लोग पास्ट में देखें, थोड़ा सा हिस्ट्री में देखें, या फिर कंप्यूटर की वर्किंग को हम देख लेते हैं। कंप्यूटर वर्क किस तरह करता है? कंप्यूटर बेसिकली वर्क करता है मैथ्स पे। कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज पे वर्क करता है, यानी कि 0 1। आपने काफी जगह देखा होगा कंप्यूटर 0 1 की लैंग्वेज है भाई। कंप्यूटर बाइनरी पे काम करता है। तो कंप्यूटर को इंग्लिश की बजाय मैथ ज्यादा आसानी से समझ आती है। यानी कि अगर मैं कंप्यूटर को लिख के भेजूं, जैसे कि ये आईपी एड्रेस है 193.45.12.4, ये हमें तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये कंप्यूटर को बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। अब हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमारे लिए तो इंग्लिश पढ़ना ज्यादा आसान है, लेकिन कंप्यूटर के लिए मैथ को पढ़ना या मैथ को समझना ज्यादा आसान है। तो इस चीज को किस तरह टैकल करेंगे हम? इस चीज को सोल्व किया गया एक सिस्टम के साथ, जिसका नाम रखा गया डोमेन नेम सिस्टम। यानी कि जब भी हम रिक्वेस्ट करें तो कंप्यूटर को पता चल जाए, अच्छा ये किस चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम इंग्लिश लिख के भेजेंगे तो कंप्यूटर के लिए मुश्किल होगा समझना कि ये क्या चीज है, पहले उसको वो कन्वर्ट करेगा, फिर ढूंढेगा, फिर सारी चीजें करेगा, तो टाइम लग जाएगा। इस चीज को हम लोगों ने टैकल किया है कि हम लोग तो इंग्लिश ही लिख के भेजें, लेकिन कंप्यूटर के पास पीछे मैथ पहुंचे, यानी कि जो भी उसका आईपी एड्रेस है वो जाए उस वेबसाइट का। तो ये चीज मैनेज करती है डोमेन नेम सिस्टम, यानी कि डीएनएस। अब जिस तरह आमना की हम लोग बात करते हैं, आमना ने वेबसाइट बनाई है। अब आमना ने वेबसाइट जब लाइव करनी है तो उससे पहले वो एक वेबसाइट का नाम सोचेगी कि मैंने वेबसाइट का नाम क्या रखना है, और वो देखेगी ये वेबसाइट का नाम पहले से तो नहीं रखा हुआ। वो अपनी वेबसाइट का नाम यूट्यूब तो रख नहीं सकते भाई, क्या रख सकते हो? जी हाँ, हम लोग अपनी वेबसाइट का नाम यूट्यूब नहीं रख सकते, क्योंकि जो एक नाम है वो एक ही दफा रखा जा सकता है। जैसे कि youtube.com है तो आप youtube.com ही रख सकते हैं। हाँ, आप youtube.pk बना सकते हैं, वो डिफरेंट है। लेकिन फिलहाल हम उस बात में नहीं पड़ते कि पीके क्या है, .com क्या है, .org क्या है। हम लोग फिलहाल बात करते हैं कि हम लोग एक नाम को दो दफा नहीं रख सकते। अब आमना देखेगी कि मैंने नाम क्या रखना है, तो आमना ने सोच लिया कि मैंने नाम रखना है ट्रैवल वर्ल्ड। और उसकी खुशकिस्मती ये है कि ये नाम पहले किसी ने रखा भी नहीं हुआ था। तो ये नाम भी हमें परचेज करने पड़ते हैं। हम लोगों ने सोच तो लिया, अब इस नाम के लिए भी हमें कुछ पेमेंट करनी पड़ती, ज्यादा नहीं, कोई कह लो 2 या 3,000 होती है पेमेंट, जो कि आपकी पूरा 2 या 3 साल चल जाती है। अब ये जो पेमेंट हम लोग करते हैं, बेसिकली हम लोग डीएनएस को करते हैं। डीएनएस क्या करता है? डीएनएस कहता है, अच्छा आपने ये नाम सोच लिया? सोच लिया भाई। अब वो कहता है आप बताओ आपकी वेबसाइट कौन सी है जिसके साथ आपने ये नाम अटैच करना है। तो जब हम लोग वेबसाइट देते हैं, वहाँ पे अपलोड करते हैं, यहाँ पे सर्वर पर, तो सर्वर पर हम अपनी वेबसाइट अपलोड करते हैं और सर्वर पर हम अपनी डोमेन बताते हैं कि हमारी ये वाली डोमेन हमने परचेज की है। तो वो क्या करता है, वो हमारे नाम को, जो इंग्लिश वाला नाम है जैसे कि ट्रैवल वर्ल्ड यहाँ पे है, ट्रैवल वर्ल्ड को वो कंबाइन कर देता है आईपी एड्रेस के साथ। तो होता क्या है, हमारी तरफ से हम लोग इंग्लिश ही लिख के भेजते हैं, यानी कि हम लोग travelworld.com ही लिख के भेजते हैं। लेकिन जब डीएनएस क्या करता है, डीएनएस उसको सर्च करता है कि अच्छा ट्रैवल वर्ल्ड आ गया, इसके साथ मैंने कौन सा आईपी एड्रेस जोड़ा हुआ है, कौन सा आईपी एड्रेस मैच किया हुआ है, और सर्वर को वो आईपी एड्रेस भेजता है। समझ आई? कोई मसला नहीं, इतना सोचने वाली बात नहीं, इसको हम आसान एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कोई समझ नहीं आई ना? टेंशन नहीं लेनी है आपने। मैंने आपको बोला कि आपको किसी चीज की समझ नहीं है, आपने सबसे पहले मुझे बताना है, मैं आपको उसको समझाऊंगा इस तरह कि आपको लाजमी समझ आएगी। एक आसान एग्जांपल लेते हैं।
हम सब मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में हम लोग कॉल करते हैं, बेसिक पर्पज तो मोबाइल का कॉल करना ही है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने जस्ट लाइक मैंने भी किसी दोस्त को कॉल करनी है तो अपना मोबाइल खोलूंगा और मैं डायलर में जाके देखूंगा सीधा, भाई मैं लिख दूंगा SAAD साद, मैंने नाम लिख दिया और मैंने सामने कॉल का बटन प्रेस कर दिया, दैट्स इट, उस शख्स को कॉल चली गई। क्या मैंने यहाँ पे उसका नंबर लिखा? मैंने साद का नंबर लिखा? नहीं लिखा, क्योंकि मुझे नंबर याद रह नहीं सकते इतने ज्यादा। मुझे ये तो याद रह सकता है कि मैंने किसको कॉल कर रही है, मैंने साद को कॉल करनी है, मैंने हसीब को कॉल करनी है, फिर मैंने आमना को कॉल करनी है, लेकिन मुझे उनके नंबर तो याद नहीं रह सकते। इसी तरह आईपी एड्रेस भी काम करता है कि हमें नाम तो याद रह सकते हैं वेबसाइट के, लेकिन हमें उनके नंबर याद नहीं रह सकते। आप समझ आएगी कि आईपी एड्रेस होता क्या है? ये बिल्कुल हमारी डायरी की तरह ही है। जब हम लोग कॉन्टैक्ट सेव करते हैं तो उसी तरह ये भी वेबसाइट का डाटा सेव कर लेता है कि ये जब ये वाला नाम सर्च होगा तो मैंने कौन सी वाले आईपी एड्रेस पे कॉल करनी है। जिस तरह हम लोग कहते हैं कि जब भी सात को कॉल करनी है तो इस वाले नंबर पे कॉल करनी है। इसी तरह हमारा डोमेन नेम सिस्टम काम करता है, डीएनएस बेसिकली डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, अब हम एक रिवीजन कर लेते हैं कि सारी चीज चलती किस तरह। तो भैया ये हमारे क्लाइंट यानी कि एक नॉर्मल यूजर के कंप्यूटर से रिक्वेस्ट गई कि भाई मुझे ना travelworld.com खोल के दे दो। travelworld.com जो कि आमना की वेबसाइट है, वो रिक्वेस्ट चलेगी। अब रिक्वेस्ट में एक तो हमारे पास दो चीजें गई हैं, एक travelworld.com और दूसरा हमारे क्लाइंट का आईपी एड्रेस। अब जब ये रिक्वेस्ट हमारे पास पहुंची सर्वर के पास, तो सर्वर ने देखा अच्छा, अब सर्वर के पास क्या पहुंचा है, travelworld.com तो पहुंचा है, लेकिन उसके पास उसका आईपी एड्रेस पहुंचा है। तो उसने कहा अच्छा ये आईपी एड्रेस, तो उसने कहा अच्छा ये मेरी हार्ड ड्राइव, इसके अंदर ये वाला फोल्डर, यानी कि आईपी एड्रेस बेसिकली यही होता है ना, कंप्यूटर तो इसको आईपी एड्रेस किसी तरह समझते हैं कि ये वाली 169 193 हार्ड ड्राइव, उसके अंदर फोल्डर नंबर 45 और उसके अंदर फाइल मेरे पास पड़ी हुई है 12। तो कंप्यूटर आईपी एड्रेस को इस तरह समझता है, इसलिए उसके लिए बेहतर आसानी हो जाती है। वो कहेगा अच्छा ये फाइल तो मेरे पास पड़ी हुई, ये लो ये फाइल। अब उसको ये भी पता है कि मैंने फाइल किस कंप्यूटर को सेंड करनी है, तो उसका आईपी एड्रेस के साथ वो फाइल को रिक्वेस्ट को वापस भेज देता है, यानी कि एक रिस्पॉन्स भेज देता है। इस तरह हमारे पास सामने हमारे पास आमना की वेबसाइट आ जाती है। क्लियर? कोई डाउट? दोबारा मैं बता देता हूँ। क्लाइंट एक रिक्वेस्ट करता है, वो अपना डोमेन नेम लिख के भेज देता है, travelworld.com या youtube.com, और साथ में एक आईपी एड्रेस जाती है। जब सर्वर के पास आईपी एड्रेस जाती है, वो देखता है कि अच्छा मेरे पास ये वाली वेबसाइट अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल होती है तो वो उसी आईपी एड्रेस के अगेंस्ट वो वेबसाइट का रिटर्न कर देता है और यूजर को वेबसाइट शो हो जाती है। ठीक है, ठीक हो गया। तो हमें समझ आ गया नेटवर्क क्या होता है, हमें समझ आ गया इंटरनेट किस तरह वर्क करता है, और हम लोगों ने पढ़ लिया कि हमारे पास वेबसाइट किस तरह वर्क करती है, वेबसाइट किस तरह सामने आती है। तो अब चलते हैं वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट क्या होती है? वेब डेवलपमेंट क्या होती है? तो वेब डेवलपमेंट एक प्रोसेस है वेबसाइट बनाने का, वेबसाइट मेंटेन करने का, और वेबसाइट की जो फंक्शनैलिटी है उनको बढ़ाने का। अभी तक मोस्टली लोगों के दिमाग में जहन में यही चीज होती है कि वेबसाइट बनाना वेब डेवलपमेंट होती है। वेबसाइट बनाना सिर्फ एक प्रोसेस है, उसके बाद वेबसाइट को मैनेज करना, वेबसाइट के अंदर से एरर को रिमूव करना, वेबसाइट के फीचर्स को अपस्केल करना, ये मजीद स्टेप है वेब डेवलपमेंट का, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। अपडेट हम लोग क्यों करते हैं? हम सब व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, कितने टाइम से यूज कर रहे हैं? व्हाट्सएप टाइम टू टाइम अपनी अपडेट देता रहता है। क्यों देता है अपडेट? क्या जरूरत है अपडेट देने की? मैसेज तो सेंड हो ही रहा है ना, तुम्हें क्या जरूरत है अपडेट देने की? कोई बताएगा मुझे? जी आप बताएं। ताकि नए फीचर मिल सकें, ठीक है, नए फीचर मिल सकें, ये भी अच्छा आंसर है। आप बताएं। हाँ हाँ, ताकि यूजर को आसानी हो, ठीक है। लेकिन क्या यूजर को पहले आसानी नहीं हो रही थी? यूजर पहले भी मैसेज सेंड कर रहा था, यूजर पहले भी मैसेज सेंड कर रहा था। अब उन्होंने जो अपडेट की है उसकी वजह क्या है? मैं बताता हूँ उसकी वजह क्या है। अब व्हाट्सएप ने अपना सब लोग मैसेज सिस्टम निकाला, फ्री ऑफ कॉस्ट आप मैसेज सेंड कर सकते हो, बहुत जल्दी मैसेज सेंड कर सकते हो। आपको सिर्फ एक इंटरनेट चाहिए, आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, कोई कुछ नहीं होगा, आप पूरी दुनिया में कॉल कर सकते हो।
लोगों ने कहा यार वाओ क्या ऐप है, हर किसी ने इसको यूज करना शुरू कर दिया। तो जो बाकी कंपनीज होंगी उन्होंने नहीं सोचा होगा कि यार हम भी एक इस तरह की वेबसाइट बना लेते हैं, हम भी एक इस तरह की एप्लीकेशन बना लेते हैं। डेफिनेटली एप्लीकेशन बनी भी हैं, ईमो है, टेलीग्राम है, ये सारी एप्लीकेशन इसी तरह ही है ना। फेसबुक मैसेंजर वगैरह वो भी यही काम करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं। तो व्हाट्सएप जो अपनी अपडेट देता है वो बेसिकली इसलिए देता है ताकि वो अपने कंपटीटर से आगे रह सके। अगर एक यूजर है उसको यहाँ पर व्हाट्सएप पे एक फंक्शनैलिटी मिल रही है, वही फंक्शनैलिटी उसको ईमो पे भी मिल रही है, लेकिन साथ में उसको एक एडिशनल फीचर भी मिल रहा है, कोई एक स्पेशल और चीज भी मिल रही है, यानी कि वो बाकी लोगों के स्टेटस वगैरह समझ लो, व्हाट्सएप ने स्टेटस नहीं निकाले, ईमो ने स्टेटस निकाल लिए, तो लोग व्हाट्सएप को छोड़ के ईमो के पास चले जाएंगे। लोगों को नहीं मतलब कि लोगों ये वाली एप्लीकेशन यूज करें वो वाली एप्लीकेशन यूज करें, लोगों को मतलब है कि उनको क्या चीज बेहतर मिल रही है। तो हम लोगों ने इसी चीज पे काम करना है, हम लोगों ने देखना है कि यूजर की डिमांड किस तरफ आ रही है, हम लोगों ने वो चीज अपनी वेबसाइट में बनानी है, इसलिए हम लोग वेबसाइट को अपडेट करते रहते हैं। ठीक है। अब अगला सवाल आता है कि वेबसाइट की टाइप कितनी होती है। कोई बताएगा मुझे वेबसाइट की टाइप कितनी होती है, किसी को आइडिया? कोई मसला नहीं, वेबसाइट की बेसिकली दो टाइप होती है, एक स्टैटिक वेबसाइट और एक डायनामिक वेबसाइट। हम लोग पढ़ते हैं स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है। अब स्टैटिक वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसका डाटा चेंज नहीं होता। जी हाँ, एक ऐसी वेबसाइट जो पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी खोल लो, उसका डाटा आपको वही मिलेगा जो पाकिस्तान में मिलेगा, वही अमेरिका में मिलेगा, वही न्यूयॉर्क में मिलेगा। जिस तरह पीछे हमने एग्जांपल देखी, ये एक थीसिस है। थीसिस क्या है बेसिकली, जब भी कोई स्टूडेंट अपनी डिग्री पूरी करता है तो वो ना एक अपना रिसर्च करता है किसी भी टॉपिक पर। जिस लाइक एक स्टूडेंट है, उसने रिसर्च कर ली कि उसने बेसिकली क्या कि उसने ना एक कोकोनट को यूज करते हुए, यानी कि नारियल को यूज करते हुए उसने एक इंक बना ली। ठीक है, उसने उसके ऊपर अपना पूरा जो भी उसने स्टेप यूज किए, जो भी उसने प्रोसेस लगाया, वो उसने अपना डॉक्यूमेंट करके रख दिया। अब ये वेबसाइट अगर मैं पाकिस्तान में खोलूंगा तभी मुझे ये नजर आएगा कि अच्छा इसने ये वाला प्रोसेस किया था, इसने कोकोनट को इस तरह किया, इस तरह किया, और वो इंक बन गई। कोई शख्स कनाडा में खोलेगा, कोई शख्स कहीं पर भी वेबसाइट खोलेगा, उसको वही कंटेंट नजर आएगा। इसी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। तो जिस तरह ये एक वेबसाइट है लोरम इप्सम, जो कि बेसिकली डमी टेक्स्ट है। अब कोई भी शख्स कहीं पर भी जाके वेबसाइट खोलेगा उसको यही नजर आएगा, क्योंकि ये एक स्टैटिक वेबसाइट है, यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो यही रहेगा। आप इसको कभी भी खोल लें, कोई भी खोल ले, इसका टेक्स्ट यही रहेगा। तो ये तो बात होगी डायनेमिक वेबसाइट की, कि डायनेमिक वेबसाइट होती क्या है, स्टैटिक वेबसाइट, सॉरी, स्टैटिक वेबसाइट होती क्या है। अब हम आगे बात करते हैं डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है। अब डायनेमिक वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसका कंटेंट यूजर के हिसाब से चेंज हो सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने, यूजर के हिसाब से चेंज हो सकता है। इसको मैं आपको बहुत आसान एग्जांपल में समझाऊंगा। तो एक फेसबुक की जो आप एप्लीकेशन यूज करते हैं, ये एक डायनेमिक वेबसाइट है। वो किस तरह के, जो आपके इंटरेस्ट की चीजें होंगी आपको वो नजर आएंगी। एक अगर हाउस वाइफ है, कोई भी एक ऐसी औरत है जो घर पे रेसिपी वगैरह देखती है यूट्यूब पे या फेसबुक वगैरह पे। यूट्यूब भी बेसिकली एक डायनामिक वेबसाइट है। आप अगर एक जो सर्च करते हैं आपको उसके हिसाब से चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। अब आप उनकी यूट्यूब खोल के देख लें, आपको उसमें नजर आएगा कि भाई आज बिरयानी बना लेते हैं, बिरयानी की नई रेसिपी, चिकन बनाने की नई रेसिपी। लेकिन आपको वो चीजें क्यों नहीं शो होती? क्योंकि आपने उस तरह की सर्च नहीं की होती, आपकी वो इंटरेस्ट नहीं है। आप जो चीजें सर्च करते हैं आपको वो नजर आती हैं। जैसे कि मैं अगर अपनी यूट्यूब खोल लूँ तो मुझे उसके अंदर क्या नजर आएगा, मुझे उसके अंदर नजर आएगा कि ये वाली लैंग्वेज का ये मॉडर्न आ गया है, या फिर मुझे मुझे बेसिकली कोडिंग के हिसाब से आएंगी, आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आएंगी, जो जिसका इंटरेस्ट होगा उसको उस तरह की चीजें आएंगी। इनको हम कहते हैं डायनामिक वेबसाइट्स। ठीक हो गया, स्टैटिक वेबसाइट समझ आ गई, डायनामिक वेबसाइट। कोई इशू, कोई क्वेश्चन इसके मुतालिक? ओके, आगे चलते हैं। वेबसाइट बनती किस तरह है। तो एक नॉर्मल वेबसाइट जो होती है वो दो चीजों से मिलकर बनती है, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड वो हिस्सा होता है वेबसाइट का जो हम लोगों ने यूजर को दिखाना होता है, यानी कि बेसिकली वेबसाइट पे जो भी चीजें हमें नजर आ रही होती है ना उसको हम कहते हैं फ्रंट एंड, जिसमें इमेजेस आ जाती हैं, बटन्स आ जाते हैं, टेक्स्ट आ जाता है, वीडियो आ जाती है, कलर, ये सारी चीजें हमारे पास फ्रंट एंड के अंदर आती हैं। जो वेबसाइट असल में नजर आती है हमें, वो उसका फ्रंट एंड होता है। दूसरी चीज आती है बैक एंड। बैक एंड अब हमें नजर नहीं आता लेकिन बैक एंड काम करता है।
काम किस तरह करते हैं कि देखो, अगर मैंने एक वेबसाइट ले ली, जिस तरह हम लोग यूट्यूब पे चले गए, मैंने यूट्यूब पे जब सर्च किया, मैंने सर्च कर लिया, वेब डेवलपमेंट में सर्च कर लिया, तो जैसे ही मैं सर्च लिख के, यानी कि उस सर्च के अंदर लिख के वेब डेवलपमेंट, और जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास सामने जो पहले सारे की सारी वीडियोस आ रही थी वो हट जाएंगी, और अब मेरे पास तरतीब से वीडियोस आएंगी। कौन सी? बिल्कुल सही, वेब डेवलपमेंट की वीडियोस आएंगी। तो ये वाला सारा काम किया बैकएंड ने। बैकएंड क्या करता है? आपका जो यूजर सर्च कर रहा है या यूजर का जो भी डाटा है उसको मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट का मतलब उसको प्रोसेस करता है, और उसको प्रोसेस के बाद जो यूजर चाह रहा होता है उसको उस तरह के डाटा दिखाता है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले लेंगे, दराज, या फिर आप अपना कोई भी जो आपकी ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर है, आप वो खोल के देख लें। तो जो आपने अपनी कार्ट में ऐड किया होगा वो आपकी कार्ट में रहेगा, यानी कि जो आपने अपनी विश लिस्ट में ऐड किया हुआ है वो मेरी विश लिस्ट में नहीं होगा, वो आपकी ही विश लिस्ट में होगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने इस यूजर का डाटा किसी दूसरे यूजर को नहीं दिखाना। वो आपका डाटा सिर्फ आपको ही दिखाएगा, उसको कहते हैं बैक एंड। ठीक हो गया? अब फ्रंट एंड कौन कौन सी लैंग्वेज से मिलकर बनता है? आप दुनिया की कोई भी वेबसाइट खोल के देख लें, जितनी मर्जी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो या कुछ भी हो, उसके अंदर ये तीन बेसिक्स ही यूज होती हैं। इनको बेसिकली कहा जाता है कोर लैंग्वेजेस, यानी कि ये बुनियाद है किसी भी वेबसाइट की। वो है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। आप में से काफी लोगों ने इनका नाम सुना होगा। HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे? जी छोटे उस्ताद, आप बताएं क्या होता है। आप कह रहे थे ना आपने वेबसाइट बनाई हुई है, इसीलिए मेरा सवाल आपसे हो रहा है कि HTML क्या होता है। अच्छा, आपने काफी टाइम लगाया था, भूल गए, कोई मसला नहीं, होता रहता है। वैसे भी आपने जिस उम्र में वेबसाइट बना ली, काफी अच्छी बात है। कोई मसला नहीं, हम लोग कर लेते हैं इसको। HTML बेसिकली हम लोग इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपको याद, थोड़ा सा मैं कहूंगा कि बेहतर है याद रख लें कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट होता क्या है? अब बेसिकली इसका मतलब ये है कि ऐसा टेक्स्ट जिसके अंदर लिंक्स और इमेजेस जा रही हैं, यानी कि ऐसा अल्फाबेट्स लिखे हैं जिसके अंदर लिंक्स भी हैं और जिसके अंदर इमेजेस भी हैं। फिलहाल के लिए इतना समझिए, जब हम HTML पढ़ेंगे हम इसको इन डिटेल पढ़ लेंगे। CSS क्या होता है? CSS होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, यानी कि हम इसमें स्टाइलिंग करते हैं। और जावास्क्रिप्ट, JS का मतलब जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट होता है फंक्शनैलिटी डालने के लिए। किसके लिए? फंक्शनैलिटी डालने के लिए। इसकी आप एग्जांपल इस तरह ले लें, हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात कर लेते हैं। तो हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, बेसिकली HTML का काम है स्ट्रक्चर करना, CSS का काम है स्टाइल करना, और जावास्क्रिप्ट का काम है उसके अंदर फंक्शनैलिटी डालना, उसको काम करने के काबिल बनाना। आप हमारी बॉडी को देख लें, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है? उसका स्केलेटन। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो स्केलेटन है वो HTML है। और दूसरी तरफ जो हमारी स्टाइलिंग है, यानी कि हमारा कलर टोन, हमारी स्किन का कलर क्या है, हमारे हेयर का कलर क्या है, हमारी आई बोल्स कौन सी हैं, हम लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं, जो भी सारी चीज़ है वो सारी स्टाइलिंग है। उसको हम लोग कह देंगे कि ये CSS है। और तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ वो है फंक्शनैलिटी, वो है जावास्क्रिप्ट। यानी कि आप एक वेबसाइट है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, लेकिन जब यूज़र उसके बटन पर क्लिक करता है या फिर उस पर सर्च करता है तो कुछ चीज़ें चेंज नहीं होती। यानी कि यूजर का जो इंटरेक्शन है, यूजर का जो इनपुट है वो प्रोसेस नहीं होता। यूजर जो भी कर रहा है उसको समझ नहीं आता, वेबसाइट समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। दैट्स मीन कि उसमें फंक्शनैलिटी की कमी है। अब चाहे वो वेबसाइट बहुत खूबसूरत है, उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन अगर फंक्शनैलिटी नहीं है तो वो तो यूजलेस हो जाएगी ना। इसीलिए जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने जावास्क्रिप्ट अच्छे से कर ली तो आपको बहुत सी मॉडर्न लैंग्वेजेस, जैसे लाइक हम लोग आगे जाके जो बैकएंड लैंग्वेज पढ़ेंगे वो भी, और आजकल जो लेटेस्ट लैंग्वेजेस चल रही हैं हम उन पे भी काफी अच्छी ग्रिप हासिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ये हो गया फ्रंट एंड। फ्रंट एंड हमारा बेसिकली इन तीन लैंग्वेज पे चलता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। हाँ, इसके अलावा हम लोग आगे फ्रेमवर्क करेंगे। CSS का फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप या टेलविंड, जो भी आप लोगों को बेहतर लगे। मैंने बूटस्ट्रैप इंक्लूड किया, वो क्यों? क्योंकि बूटस्ट्रैप यार, लोग काफी इसमें ना बहस है कि बूटस्ट्रैप बेहतर है, टेलविंड बेहतर है। मैं अपनी राय दूंगा आपको कि मैं यूज दोनों करता हूँ, लेकिन जो मेरे हिसाब से यूजर फ्रेंडली है ना, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो कोर्स हम लोगों ने बनाया है, ये कोर्स हम लोगों ने बनाया टोटली यूजर फ्रेंडली, यानी कि किसी शख्स ने अगर आज तक कोडिंग नहीं की वो भी हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन होकर इसको कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इस काबिल होगा कि वो वेबसाइट्स बना सके। तो बूटस्ट्रैप क्योंकि इजी टू लर्न है, इसको आसानी से सीखा जा सकता है, इसीलिए हम लोगों ने बूटस्ट्रैप किया। और जब आप बूटस्ट्रैप कर लेंगे तो बूटस्ट्रैप टेलविंड ऑलमोस्ट 95% सेम है।
ठीक है, आपको कोई मसला नहीं होगा। आगे हम चलते हैं बैक एंड पे। बैक एंड किस चीज़ पे हम लोग करेंगे? तो बैक एंड में हमारे पास 2 चीज़ें हैं। बैक एंड बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बैक एंड करती हैं, जिसमें के अंदर पाइथन है, जावा है, पीएचपी है, नोड.जेएस है और डिफरेंट डेटाबेस भी हैं। अब यहाँ पर जो हमारी सिलेक्शन है ना, हमारी सिलेक्शन है पीएचपी और माईएसक्यूएल। जी हाँ, हम लोग क्या पढ़ेंगे? पीएचपी और माईएसक्यूएल। अब आप कहेंगे सर पीएचपी क्यों? नोड.जेएस क्यों नहीं? या फिर पाइथन क्यों नहीं? तो बच्चों आप लोगों को मैंने पहले बताया कि मैं 3 साल मुझे ऑलमोस्ट होने वाले हैं इस फील्ड में और मैंने काफ़ी ज़्यादा सिनेरियोज़ देखे हैं। अब ये जो पीएचपी लैंग्वेज है ना, मैंने इसको सिलेक्ट क्यों किया? अगेन वही बात कि ये ईज़ी टू लर्न है। इसको सीखने के लिए आपको कोई और चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसको आसानी से सीखा जा सकता है। और ये भी नहीं कि ये आसानी सीख सकते हैं, उसकी डिमांड नहीं है। ना भई ना, इस बात को गलत ना समझना। मैं आपको पहले एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, उसके बाद हम समझाएँगे कि बेसिकली पीएचपी हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं। मैं जाता हूँ और मैं जाके कहता हूँ फेसबुक लॉगिन। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? फेसबुक होम डॉट पीएचपी, ऐसे ही है। यही चीज़ असल दिखाने वाली थी कि आपको यहाँ पे क्या नज़र आता? फेसबुक के एंड पे डॉट पीएचपी, यानी कि फेसबुक भी किस पे काम कर रहा है? पीएचपी पे काम कर रहा है। तो आप लोगों ने कोई शख्स अगर आपको कहता है ना यार पीएचपी पढ़ रहे हो तो पुरानी लैंग्वेज, उसको भाई पता है मैं पुरानी लैंग्वेज है, लेकिन इसकी डिमांड भी बहुत है। मैंने काम किया वर्डप्रेस पर, मैंने काम किया रिएक्ट पे, नोड.जेएस पे, हर लैंग्वेज पे काम किया है। लेकिन आज तक जो मैंने हमारी जितनी भी वेबसाइट चल रही है उसमें आप कह सकते हो कि 70% जो वेबसाइट है ना वो पीएचपी यूज़ कर रही हैं। जी हाँ, वर्डप्रेस का नाम किस-किसने सुना है? हाँ, वही ड्रैग एंड ड्रॉप, बिल्कुल सही कहा आपने, जिसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बना लेते हैं। तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप जो हम करते हैं ना, बेसिकली वर्डप्रेस हम लोग अब क्या कर रहे हैं आजकल, जो हम लोग अपने सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं, हम लोग वर्डप्रेस की थीम्स और प्लगइन डेवलप कर रहे हैं, उनकी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं आपको आसानी के लिए कि हम लोग वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर भी पीएचपी यूज होती है भाईजान। जो वर्डप्रेस काम करता है, वर्डप्रेस भी पीएचपी पे काम करता है। तो पीएचपी को हल्के में नहीं लेना। पीएचपी क्या कहती है उस्ताद, हल्के में नहीं लेना मुझे, मैं सारों को क्रॉस कर सकती हूँ। ठीक है, वर्किंग में किसी से पीछे नहीं है, कभी भी इस बात पे डाउट नहीं करना। और ये जो माईएसक्यूएल है ये क्या, ये डेटाबेस है बेसिकली। अब हम अपना डाटा कहीं पे सेव भी तो करना है ना यूजर का, कौन सा यूजर लॉगिन हुआ है, कौन से यूजर ने क्या सर्च किया था कि नेक्स्ट टाइम हम उसको उसी चीज का डाटा दिखा सकें। तो उसके लिए हमें डेटाबेस भी चाहिए, उसके लिए हम डेटाबेस यूज करेंगे माईएसक्यूएल। ठीक हो गया, दैट्स इट। अभी के लिए इतना ही। मैं आपको लोगों को लेके चलता हूँ कोर्स आउट। तो जी ये है हमारी कोर्स आउटलाइन। हमारा कोर्स चलेगा ऑलमोस्ट 6 मंथ। उसको मैंने प्रॉपरली डिवाइड किया है वीक्स में। जैसे आपको पता चल रहा है हमारा कोर्स कब तक चल रहा है, 6 मंथ चल रहा है। उसको हम लोगों ने डिवाइड किया है वीक के सेक्शन में कि हम लोग किस वीक कौन सा काम करेंगे। हमने टोटल लिखा हुआ, आपको आउटलाइन मिलेगी ना, आप उसको डिटेल में पढ़ना। हम इसमें आपको सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि आपने वेबसाइट कैसे बनानी है, बल्कि आपको प्रॉपरली बताया जाएगा आपने कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है। आपको अब मैंने आपको बताया कि मैंने सिर्फ ऑन यानी कि जॉब नहीं की, मैंने साथ में फ्रीलांसिंग भी की है, मैंने साथ में क्लाइंट के साथ डायरेक्ट डील भी की है। मैं शुरू में फाइवर पर गया, अपवर्क पर गया। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमें फिजिकली जाके हमें इन प्रैक्टिकल लाइफ में आके समझ आती हैं। तो वो ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपको बहुत यूज़फुल रहेंगी। बल्कि शेयर नहीं करूंगा, मैं आपको उस बात पर लेके चलूंगा। इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि इस कोर्स की ड्यूरेशन से पहले पहले आप में से हर एक बच्चा इस कैपेबल क्या होगा कि वो खुद जाकर क्लाइंट ढूंढ सकता है, क्लाइंट को अपनी सर्विसेज के लिए मना सकता है और क्लाइंट का काम कर सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नीचे कि हम लोग सबसे पहले तो ओरिएंटेशन होगी, जिसमें हम लोगों ने आज ये सारी बातें कर रही हैं कि होता क्या है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, ये सारी चीज़ें। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, वीक 1 में हम लोग पढ़ेंगे HTML। HTML के अंदर बॉडी क्या होती है, टैग क्या होती है एंड फॉर्म क्या होता है। पहले 2 वीक हमारा काम रहेगा HTML पर, हम स्ट्रक्चर पे काम करेंगे। उसके बाद आगे बाद हमारे पास चीज़ आ जाएंगी CSS। हम लोग CSS पे काम करेंगे। सी आपको इन डिटेल टॉपिक मिलेगा, जैसे इंट्रोडक्शन टू CSS, CSS की टाइप बताई जा रही है कि CSS इनलाइन होती है, इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है। हर एक वीक का काम प्रॉपरली मैनेज हुआ हुआ है।
CSS आप कौन कौन से सिलेक्टर यूज कर सकते हो, एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर एंड सो ऑन। ये चीजें भी टेंशन लेने वाली बात नहीं, हम इसको इन डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोगों ने इसको पढ़ना होगा। CSS को हम लोग लेके चल रहे हैं, सॉरी 3 वीक्स में हम लोगों ने CSS को लेके चले हैं। बस 3 वीक में हम लोग इसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ कर देंगे, नहीं कि 3 वीक पढ़ लिया बस ठीक है। इसके बाद क्या होगा, हमारे पास फर्स्ट प्रोजेक्ट आ जाएगा। हम लोगों ने HTML पढ़ लिया, हम लोगों ने CSS पढ़ ली, अब हम लोग उसका पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे। जी हाँ, हम लोग साथ साथ प्रोजेक्ट बनाते रहेंगे। जब भी हम कोई नई चीज पढ़ेंगे हम उसको फौरन अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे। अब ये आपका पहला प्रोजेक्ट आ गया। ये नहीं कि मैं आपको कहूंगा भैया आपने पढ़ लिया अब आप जाके प्रोजेक्ट बना के लाओ, नहीं, मैं खुद आपको पहला प्रोजेक्ट बना के सिखाऊंगा कि हमने प्रोजेक्ट सेटअप किस तरह करना है, फाइल किस तरह बनानी है एंड सो ऑन। जो भी चीज होगी मैं खुद आपको टोटली गाइड करूंगा। और इसके साथ साथ क्या होगा, ये जो हमारा पोर्शन है रिमार्क्स का, ये अभी मेरे ख्याल से पुराना वर्जन है मेरे पास, मैं अपडेट करता हूँ इसको। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने हर वीक के हिसाब से टास्क असाइन किए हुए हैं कि इस वीक हमने जो भी चीज पढ़ी है उसके रिलेटेड टास्क यहाँ पर आ जाएगा। कौन सा टास्क है, जो भी हम पढ़ेंगे उसके साथ का टास्क होगा, इतना मुश्किल नहीं होगा, घबराना नहीं है, आसान टास्क होंगे। इसके बाद आगे हमारे पास आती है जावास्क्रिप्ट। हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट के बेसिक हैं, डो मैनिपुलेशन क्या होती है, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होती है, जावास्क्रिप्ट के कुछ एडवांस टॉपिक आ जाएंगे। इसके बाद आती है जेक्यूई। जेक्यूई जेक्यूई समझ लो जावास्क्रिप्ट का ही फ्रेमवर्क है, यानी कि जावास्क्रिप्ट को अपडेट कर दी है। कुछ लोग कहेंगे सर जावा, अगर जिनको इन्फॉर्मेशन है वो कहते हैं कि जेक्यूई में पढ़नी नहीं चाहिए, बट मैं कहता हूँ जेक्यूई मस्ट है। जेक्यूरी मस्ट क्यों है, जेक्यूरी के अंदर हम लोग एजेक्स पढ़ते हैं, जेक्यूरी के अंदर हम लोग एनिमेशंस पढ़ते हैं। एजेक्स क्या है वो हम लोग बाद में जाकर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप जो समझ लो कि जेक्यूरी, पहली बात तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट कर ली ना तो एक वीक के अंदर हम जेक्यूरी को कर लेंगे। लेकिन मैं फिर वही बात कि हम लोगों ने बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली बनाया, तो हम इसको इतना टफ नहीं करेंगे चीज़ों को। मैंने जेक्यूरी को इतना मुश्किल नहीं बनाया, जो हमें चीज़ चाहिए हमने सिर्फ वही रखी है, ठीक है। तो इतना घबराने वाली बात है कि जेक्यूरी भी पढ़नी पड़ी है या सो दैट। जेक्यूरी इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन आपको बता दूं, अगर आप जेक्यूरी कर लेते हैं तो आपको बैक एंड में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके बाद जिस तरह मैंने पहले बात की थी, हम लोग CSS का फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, बूटस्ट्रैप। तो ये बूटस्ट्रैप आ गया, बूटस्ट्रैप को हम लोगों ने डिवाइड किया 2 वीक्स में, बहुत आसान है, बहुत जल्दी हम लोग इसको कवर कर लेंगे, कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। ये मज़ेदार चीज़ है, फ्रंट एंड लाइब्रेरीज। ऐसी लाइब्रेरीज यानी कि ऐसे कोड जो लोगों ने करके ऑनलाइन रखे हुए हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं, जो आपकी वेबसाइट में चार चांद लगा देते हैं। जिस तरह ये मेरी वेबसाइट थी, मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, आप देखिएगा। ये एक प्री लोडर आया था, यानी कि वो पहले सर्कुलेट हुआ था। और जिस तरह ये देखें, ये ये डार्क नाइट 2 डिफरेंट मोड में चल रही है। नीचे स्किल्स पे आ जाए, ये सारी चीजें अभी बेसिकली जावास्क्रिप्ट के साथ हो रहा है। इसके अंदर मैंने फ्रंट एंड लाइब्रेरीज इतनी ज्यादा यूज नहीं की थी, क्योंकि मैंने उसमें सिंपल प्रोजेक्ट बनाया था। बट अब जो मेरे प्रोजेक्ट है आप उसके अंदर जाके देखते हैं, जस्ट लाइक मैं अभी अपना रिसेंटली कोई प्रोजेक्ट खोल देता हूँ। हाँ, हम लोग ये देख लेते हैं। अब आप इस प्रोजेक्ट के अंदर देखिए, आपको एनिमेशन मिलेगी प्रॉपरली। आपको अब ये प्री लोडर आपको नजर आएगा, जब तक वेबसाइट लोड नहीं होगी ना, हमने वेबसाइट दिखानी नहीं है। कई वेबसाइट होती है कि वो हम लोग वेबसाइट दिखा देते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता इमेज लोड हो रही होती है, तो एक बैड इंप्रेशन जाता है। आपकी वेबसाइट जब तक पूरी तरह लोड नहीं हो जाती, आपकी वेबसाइट शो नहीं होनी चाहिए। अब ये देखें, आपके सामने वेबसाइट लोड होगी, ये चेक कीजिएगा कैसा है, मजा आया ना। ये एनिमेशंस, यही वो चीजें जो आपकी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाती हैं जो यूजर के लिए। ये देखें, ये चेक करें। हम इंशाल्लाह इस तरह की वेबसाइट बनाना सीखेंगे, और ये बहुत आसान है। ये वेबसाइट मुश्किल से मैंने 5 दिन के अंदर बनाई होगी। ये देखें, हम लोग किस तरह ये स्लाइडर्स ऐड करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, हम लोग किस तरह ये वाली सारी चीजें ऐड करेंगे, ये इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। ये सारी स्मूथ एनिमेशन किस तरह होंगी, ये प्री लोडर क्या होता है, ये क्यों लगाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये सारी लाइब्रेरीज हैं जो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसके अंदर हम लोगों ने जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है ना, हम लोग वो करेंगे, यानी कि हम लोग एडवांस फ्रंट एंड लाइब्रेरीज को यूज करेंगे, हम लोग बूटस्ट्रैप को यूज करेंगे, हम लोग CSS जावास्क्रिप्ट HTML, हर एक चीज जो जो हम लोगों ने फ्रंट एंड कंप्लीट कर लिया ना, वो हम लोग यहाँ पर करेंगे, और ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट होगा। इसके बाद हम आ जाएंगे PHP और MySQL, यानी कि जो हमारी बैकएंड शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पहले PHP समझेंगे क्या होता है, XAMPP क्या होता है,
ये सारी चीज़ें हम लोग तब डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बात की थी एजेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग एक फाइनली प्रोजेक्ट बनाएंगे। एक आपको हिंट दे देता हूँ कि भाई अगर तो मुझे आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आया, जो कि मैंने पहले ही बोला, मुझे आप लोगों से एक ही चीज़ की डिमांड है, मुझे आपका रिस्पॉन्स अच्छा चाहिए, आपका फोकस चाहिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे आपकी कंसंट्रेशन चाहिए, सिर्फ एक चीज़ की डिमांड कर रहा हूँ मैं आपसे। इन रिटर्न मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको इस कैपेबल कर दूंगा कि आप लोग टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम जैसी एप्लीकेशन हम लोग खुद यहाँ पर बनाएंगे। जी हाँ, मेरा ये एम है, मेरा ये मकसद है कि अगर हमारा, अगर नहीं, मैं कंफर्म कर देता हूँ कि हम लोग अपना फाइनल ईयर जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक प्रोजेक्ट वो होगा जो मैं आप लोगों के साथ बना के दूंगा, यानी कि एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मैं आपको डील करूंगा कि यार ये बैक एंड इस तरह बनाना है, फ्रंट एंड मैं खुद बनाऊंगा, आप लोग देखेंगे समझेंगे, उसके बाद आप लोग बनाओगे अपना अपना एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। मैं जो फ्रंट फाइनल प्रोजेक्ट बना के दूंगा, उसमें हम इंशाल्लाह एक टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन बनाएंगे, या फिर अगर आप कहते हैं कोई और एप्लीकेशन बनानी है, आपको कोई नया आइडिया है, हम लोग वो बना लेंगे। जिस तरह टिकटॉक में होता है कि हर एक यूजर अपनी वीडियो अपलोड कर सकता है, कोई भी यूजर वीडियो सर्च कर सकता है, वीडियो देख सकता है, लाइक कर सकता है, कमेंट कर सकता है, ये सारी चीजें हम लोग अपनी एप्लीकेशन के अंदर रखेंगे। अगर आप लोग कहते हैं नहीं सर हम लोगों ने फूड पांडा जैसी एक एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है भाई, हम लोग वो बना लेंगे। कोई कहता है नहीं सर मैंने यूट्यूब की तरह कोई एप्लीकेशन बनानी है, हम वो बना लेंगे। कहने का मतलब ये टोटली डिपेंड्स अपॉन यू गाइस, आप लोगों का क्या कैलिबर हो, आप लोग किस लेवल पे सोचेंगे कि क्या प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, क्या प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। हम लोग इंशाल्लाह उन सारी चीज़ों पे काम करेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चन? इंशाल्लाह एक कोर्स आउटलाइन आपके साथ शेयर कर दी जाएगी बहुत जल्द। आप इसको इन डिटेल में पढ़ेंगे, आप लोग को इंशाल्लाह समझ आ जाएगा कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, क्या चीज़ डिलीवर होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो पहली बात तो ये घबराना नहीं है, कोडिंग बहुत आसान होगी। हम लोग शुरू से लेकर चलेंगे तो चीज़ें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होंगी। अगेन आई एम आस्किंग, कोई क्वेश्चन हो आपका, आपने घबराना नहीं है, फौरन क्वेश्चन पूछना है। कोई भी डाउट हो अपने दिमाग में नहीं रखना, फौरन बताना है, डाउट उसी टाइम क्लियर हो जाए, बहुत बेहतर रहता है। सो ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्ली स्टडी स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज।